गुफाओं से लेकर पक्के छतों तक घर हमेशा इंसानों की बेहतरी के लिए सुरक्षित स्थान रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी घर जरूरी सुरक्षा और आराम प्रदान करने के काम पर खरे उतरें। खतरनाक ऊंचाइयों पर डगमगाते घरों से लेकर शार्क और ज्वालामुखी के एकदम करीब वाले घरों तक तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम दुनिया के कुछ सबसे रिस्की घरों पर नजर डालने वाले हैं। आतंक की मीनार। दोस्तों, आपने शायद कहावत सुनी होगी, यूएसए में सब कुछ बड़ा मिलता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के समुद्र पार रूस में आपको ऐसा खास घर मिलेगा जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। असल में एक ऐसा घर है जिसका बड़ा साइज इसकी सबसे बड़ी दिक्कत बन गई। चलिए शुरू करते हैं। इसकी कहानी 1992 में शुरू होती है। उस साल एक बिजनेसमैन निकोलाई पेत्रोविच सुत्यागिन ने आर्कान्जिस्क शहर में अपना पूरी तरह से लकड़ी का घर बनाना शुरू किया। शहर का सबसे अमीर आदमी होने के नाते सुत्यागिन एक निहायती बड़े 2 मंजिला घर के साथ अपने पैसों का शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन जब ये घर पूरा होने करीब आया तो उसे इससे खासी संतुष्टि नहीं मिली और इसमें कुछ कम लग रहा था। या सीधे कहूं तो इसकी एक और मंजिल उसने एक और जोड़ दी। हालांकि इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके ऊपर एक और मंजिल जोड़नी शुरू कर दी। आखिरकार उसने अपनी आंखों के सामने ऐसी चीज खड़ी पाई जैसे सिर्फ एक आधी अधूरी 144 फीट और 13 मंजिला भूतिया हवेली कहना सबसे बेस्ट रहेगा, या कहें कि सुत्यागिन हाउस। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी 1998 में सुत्यागिन की किस्मत में एक दूसरा नया घर लिखा हुआ था, जेल। ये पता चला कि इस इंसान का कामकाजी धंधा बिल्कुल साफ सुथरा नहीं था और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा, जिसके चलते उसके हिस्से 4 साल की जेल आई और उसकी आधी अधूरी लकड़ी की वो गगनचुंबी इमारत जिसकी ऊपरी मंजिल एकदम खोखले मलबे से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। उसके बुरे दिन शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद उसके पड़ोसियों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि कैदी की वो खाली हवेली पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा थी। हवा का हल्का सा झोंका भी इस घर में डरावनी और भूतिया आवाजें पैदा करता था और तेज झोंके लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को पड़ोसी के आंगन में पहुंचा देते थे। हालात उससे ज्यादा खासा बेहतर नहीं हुए जब मकान मालिक जेल से वापस आकर उसमें रहने लगा, क्योंकि सुत्यागिन की बुरी किस्मत के चलते कानून में कहा गया कि 2 मंजिल से ज्यादा की इमारतों के लिए ऑफिशियल परमिशन की जरूरत होती है, जो उसके पास नहीं थी। इतना लंबा और लकड़ी से बना होने के कारण इसमें आग का खतरा भी बहुत ज्यादा था। अधिकारियों को डर था कि आग लगने की स्थिति में ये पड़ोस के बाकी घरों को भी तबाह कर देगा। इसके साथ ही उन्हें ऊपरी मंजिलों को हटाने का आदेश दिया गया और उसने बचे कुछ हिस्से में रहना जारी रखा, पर आखिरकार उसे 2008 में अपने बाकी घर को भी पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। सच तो यह है कि सुत्यागिन शायद जेल कोठरी में सबसे ज्यादा सेफ था भाई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो घर हवा में कांप रहा था और उसमें हुई घटिया कारीगरी का सबूत इससे मिलता है कि इसके टुकड़े लगातार गिर रहे थे। तो ये कहना सही होगा कि इमारत का ताश के पत्तों जैसा ढहना बिल्कुल तय था और इसके मलबे के नीचे उसका रेस्ट इन पीस होना भी। किनारे की जिंदगी। दोस्तों, हाल की ब्रेन इमेजिंग रिसर्च के अनुसार डॉक्टर भी अब अपने आप को पानी के करीब रहने का सुझाव देंगे, क्योंकि ये दिमाग के लिए अच्छा महसूस करने वाला है। केमिकल्स जैसे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करता है। हालांकि ये भी पता चला है कि ऊंची लहरों के किनारे का घर सबसे जोखिम भरी जगहों में से एक हो सकता है। ये जून 2022 का वक्त था और येलोस्टोन नेशनल पार्क के क्षेत्र में बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान आया था। गर्म और गीली हवा का एक सिस्टम, जिसे एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हैं, येलोस्टोन कहर बरपा रहा था और इसके चलते यहाँ एक निहायती विनाशकारी बाढ़ आ गई। इसमें मची तबाही में घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और कुछ क्षेत्रों को खाली करना पड़ा। 3 दिनों तक तूफान झेलने के बाद मोन्टाना के एक लोकल कपल टीजे और विक्टोरिया ब्रिटेन के लिए हालात बद से बदतर होने वाले थे। उनका 16 साल पुराना घर येलोस्टोन नदी के किनारे पर मौजूद था और बीच तूफान में उन्हें अपना घर हिलता हुआ नजर आया। अगली सुबह तक नदी का पानी लगभग 14 फीट तक पहुंच गया और ये तेजी से तटबंध को खोलकर खोखला कर रहा था। ये उनके घर को और ज्यादा अनस्टेबल बना रहा था। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें ये घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो बेचारे बेबस होकर दूर से बस इस मंजर को देखते रह गए। जी हाँ, ठीक उसी तरह टीजे और विक्टोरिया का 16 साल पुराना घर और उसका सामान नदी में बहता हुआ उनसे बहुत दूर चला गया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सोचो उस इंसान के दिमाग पर क्या बीतेगी जिसने अपने आंखों के सामने अपने घर को ऐसे बहते हुए देखा हो। मजाक एक तरफ है, लेकिन अपनी हताशा में इस परिवार ने अपने अगले दिन बहुत ही नदी के किनारे अपने बचे कुछ सामान की तलाश में बिताए। जी हाँ, माना कि किस्मत ने बुरे तरीके से साथ दिया, लेकिन नदी के इतना करीब रहना हमेशा घर के मालिकों के लिए एक परेशानी भरा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि विस्तृत बाढ़ नियंत्रण प्रणालियों के बावजूद नदियां फिर भी विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती हैं। इसलिए नदी के किनारे
सारे सुंदर दृश्यों वाले घर का चयन करना बड़े जोखिमों को निमंत्रण देना होता है। लेकिन बाढ़ के बिना भी नदी का पानी समय के साथ जमीन की रील नेचुरली विनाशकारी साबित होता है। इसे एवल्शन के रूप में जाना जाता है। ये समय के साथ नदी का परमानेंट रास्ते को छोड़कर कम से कम रेसिडेंस वाले रास्ते पर मुड़ने के लिए प्रोसेस होता है। अगर नहीं समझे तो जरा देखिए कि पेरू की यकयाली नदी ने 1984 से 2012 तक कैसे अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी जो हमने नदी में डूबता हुआ घर देखा, ये इकलौता ऐसा मौका नहीं जब कोई घर नदी के बदलावों के कारण नष्ट हो गया हो। 2017 में वॉरेन न्यू हैम्पशायर में एक नदी के किनारे का घर अपनी नींव से बहकर नदी में बह गया और जैसे ही इस चीज से ज्यादा बदतर कुछ नहीं हो सकता था। आगे जो हुआ उसके बाद घर से मछली पकड़ने की कोई उम्मीद भी चली गई। बाप रे, तभी तो कहते हैं मदर नेचर से कभी खिलवाड़ ना करें। वो सचमुच आपके घर को एक गीले कागज की शीट की तरह ऐसे मोड़ देगी आधे में। लेकिन इसके उलट मुझे हैरानी इस बात की है कि ये घर जो न्यूयॉर्क की सेंट लॉरेंस नदी के बीच में है, 70 साल के बाद भी कैसे खड़ा है। जस्ट रूम इनफ आइलैंड के नाम से मशहूर इस छोटे आइलैंड को 1950 के दशक के दौरान साइजलैंड परिवार ने खरीदा था, जिन्होंने इस पर एक नया घर बनाने का सोचा क्योंकि वे शोर से दूर जाना चाहते थे और किसी तरह कटाव और बाढ़ को मात देकर यह अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। माना कि सेंट लॉरेंस नदी के ज्यादातर जल स्तर पर बांधों द्वारा बारीकी से निगरानी और नियंत्रण किया जाता है, फिर भी उसकी गुंजाइश है कि किसी दिन मदर नेचर बिना किसी चेतावनी के सुरम्य छोटे से घर को नष्ट करने का निर्णय ले सकती है, जैसा कि सर्बिया के इस वाले घर ने सबक सीखा। इस विचित्र छोटी इमारत की कहानी 1968 में शुरू होती है। दो भाई मिलेजा और मिलिन मैटिक, उनके दोस्त अक्सर बजना बस्ता शहर में ड्रुना नदी में तैरते थे। इस नदी के बीच में एक चट्टान थी जहां ये तैराक आराम करते थे। हालांकि चिलचिलाती धूप में ऐसा करना नामुमकिन हो जाता था, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने चट्टान के ऊपर एक पूरा का पूरा केबिन बनाया जिसे उन्होंने ड्रुना रिवर हाउस का नाम दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही पतझड़ आया, बारिश और उच्च जल स्तर ने उनके केबिन को बहा दिया। वो इसे बहाल करते पर फिर से दोबारा नष्ट हो जाता। ये सिलसिला लगातार हर साल चलता रहा, लेकिन बॉस 2011 तक जब इसे 7वीं बार बहाल किया गया और तब से पिछले 11 सालों से मजबूती से वहीं खड़ा। हालांकि हम ये जानते हैं कि ये बस थोड़े समय की बात है, जब तक कि ये एक बार फिर से अपनी चट्टान से नदी में गोता नहीं लगाता। इसलिए अगर आप कभी नदी के बीच में एक चट्टान के ऊपर घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये विचार अपने दिमाग से निकाल दें। इसके बजाय आप भी वही कर सकते हैं जो मैं करता हूँ। जी हाँ, नदी के बीच में रहिए बॉस। लावा पर धावा। वे कहते हैं कि आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन तब क्या होगा जब आपका पड़ोसी एकदम गर्म खोपड़ी का हो। नहीं यार, मैं यहाँ मोहल्ले की किसी मोटी आंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ हवाई के मोना लोआ की बात कर रहा हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है। जी हाँ, इस ज्वालामुखी के तल पर गजब का एक परम साहसी एयरबीएनबी फीनिक्स हाउस बैठा हुआ है। ये लगभग 7 लाख सालों से मोना लोआ कभी कभी आसपास की भूमि में लावा उगलता है। इसके कुछ गर्म विस्फोट काफी गंभीर हैं, जैसे कि 1950 में हुए विस्फोट से पड़ोसी गाँव पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन ये जानने के बावजूद सस्टेनेबल टूरिज्म कंपनी आर्टिस्ट्री के फाउंडर विल बेलहाज के दिमाग में फिर भी चुल मची, जैसे कि घर बनाने के लिए बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं थी। और हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घर अभी लावा से घिरा हुआ है, पर यह पिछले लावा फ्लो के ठोस अवशेषों पर बैठा हुआ है और ज्वालामुखी से इसकी 4 मील की करीबी का मतलब है कि मौना लोआ के बस एक मोट स्विंग से ये दूर है। अभी हाल तक उसका आखिरी विस्फोट 1984 में हुआ, लेकिन नवंबर 2022 में मोना ने उस वक्त ये साबित किया कि वो अभी भी उस सेल है जब उसके हल्के से विस्फोट ने लावा के गर्म फ्लो को 11 मील दूर तक भेज दिया। शुक्र है ये फ्लो जैसे तैसे फीनिक्स हाउस से चूक गया और इस विस्फोट से कोई भी घायल नहीं हुआ। इस दयालु विस्फोट का धन्यवाद हो जिसके चलते ये घर 2023 की शुरुआत में अभी भी एयरबीएनबी की लिस्ट में मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। उस पर पृथ्वी के उस मसालेदार गर्म लावा फ्लो और कार्बन डाइऑक्साइड के फटने का खतरा नहीं है। लेकिन यार ये बताओ कि ये रहने के लिए एक धांसू जगह लगती है ना। अपनी सुपर विलन फैंटेसीज जीने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। यहाँ आपको सुबह उठकर अपने प्राइवेट लावा की खाई के दृश्य देखने का मौका मिलने के पूरे चांसेस हैं। क्लिफ हैंगर। दोस्तों, हम सभी को समुद्र के दृश्य वाला कमरा बहुत पसंद है, जबकि कई मालिबू निवासी अपने बीच हाउस का आनंद लेते हैं, पर ये अगला घर इस कॉन्सेप्ट की सारी हदें पार करता है भाई। तो भैया पेश है वर्टिजिनस क्लिफ हाउस। इसे 2014 में ऑस्ट्रेलियाई हाउसिंग फर्म मॉडस्केप द्वारा डिजाइन किया गया था। ये कॉन्सेप्ट तब आया जब उनके कई ग्राहकों ने एक्सट्रीम कोस्टल जगहों में घरों का उनसे अनुरोध किया और ये उनकी डिमांड जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। चट्टान की सतह पर खुद को बांधे हुए मॉड्यूलर घर समुद्र के मनोरम दृश्यों को प्रस्तुत करता है। हालांकि जब थ्योरी ऐसी है
तो ऐसा होना बिल्कुल संभव है, लेकिन फिलहाल अब ये बस एक कॉन्सेप्ट है और इसे सच में बनाना है तो आर्किटेक्ट्स का कहना है कि इसके लिए अनकन्वेंशनल निर्माण तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। उनका कहना है क्योंकि इसकी हर एक मंजिल अलग बने मॉड्यूल से होंगे, इसलिए उन्हें एक करके खास इंजीनियरिंग स्टील पिन का इस्तेमाल करके चट्टान में जोड़ना पड़ेगा। हालांकि समुद्र जो इस घर का आकर्षण है, असल में घर के खत्म होने का कारण भी बन सकता है, क्योंकि औसतन ये रॉक क्लिप्स हर साल लहरों और तेज हवा की लगातार मार के कारण होने वाले इरोजन के चलते लगभग 2 से 7 इंच घटते जाते हैं। इसलिए यह संभव है कि कुछ दशकों के अंदर ही चट्टान का निचला हिस्सा इतना इरोड हो जाए कि उसके ऊपर मौजूद स्ट्रक्चर को अनसेफ बनाकर उसके ढहने की पहली वजह बन जाए। 2013 में एक विज्ञापन अभियान से ली गई इस फिक्शनल कॉन्सेप्ट इमेज का सेम दिक्कत है। बेशक उस अभियान का डिजाइन केवल तभी संभव होगा जब चट्टान घर के वजन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगी और वो पहले वाले घर के जैसी ओवरहैंग स्नैपिंग से बचेगी। ईमानदारी से कहूं तो मैं ऐसा जोखिम उठाने की गलती कभी नहीं करूंगा। जरा सोचो कि समुद्र में ऐसे में अगर मैं गिर गया तो आपके कमरे का असली ओशन व्यू कैसा होगा। पर दोस्तों असल दुनिया में सच में चट्टान से चिपका हुआ शॉनकोंग सी हैंगिंग टेम्पल मौजूद है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सच में एक ऐसा मंदिर है जो कि चीन के शांगसी प्रांत में माउंट हैंग के पास एक चट्टान से लटका हुआ है। 8वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर असल में 3 धर्मों को समर्पित है, कन्फ्यूशिवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म। लेकिन इसके निर्माण के समय और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये इतने समय तक मौजूद है तो आप इसे एक आर्किटेक्चरल वंडर भी कह सकते हैं। जमीन से 240 फीट ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक सिर्फ इन खतरनाक पैदल मार्गों की एक सीरीज पहुंची जा सकती है। ओ क्रॉस बीम की मेन सपोर्टिव संरचना को चट्टानों में तराशे गए छेदों में फिट किया गया। अब आपको लगता होगा कि सैकड़ों सालों के इरोजन ने इस पर बुरा असर डाला होगा, है ना। खैर, मंदिर एक प्रमुख शिखर के नीचे स्थित होने के कारण ये एलिमेंट से बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। ये ना भूलें कि 200 फीट से ज्यादा ऊंचा होने का मतलब है कि ये बाढ़ से भी सुरक्षित है। पर 2015 में लगातार बारिश के कारण इससे चट्टानें गिरी थी, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से साइट को बंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इसकी लंबी उम्र के बावजूद ऐसा लगता है कि चट्टान के किनारे का जीवन शायद अभी भी एक जोखिम भरा स्थान है, किसी दूसरे कारण से नहीं बल्कि एक ऐसे फैक्टर जिसका हमने अभी जिक्र ही नहीं किया। जी हाँ, इंसान अपनी बेवकूफियों से भी खतरा मना लेता है। ऊंची चोटियों के ठाठ। आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ के साथ रात रात गायब होकर पहाड़ों में एक महल में चले जाना कोई फैंटेसी जैसा लगता है, लेकिन बॉस ऐसा होना कुछ हद तक संभव भी है। अरे नहीं, बर्फीले महल और स्नोमैन की मैं बात नहीं कर रहा, पर हाँ थोड़ा बचकर, क्योंकि ये काम काफी जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे ही एक पहाड़ी का ठिकाना है जिसे 2014 में डिजाइन किया गया था, बिवाको लुका पास्कुलेटी। एक ऐसा केबिन है जो इटालियन एल्प्स में 10,790 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये इतालवी वास्तुकारों रॉबर्टो दीनी और स्टेफानो गिराडो के दिमाग की उपज है और इसे रिमोट जगहों की खोज को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया। लेकिन इन ऊंचाइयों पर खतरों के कारण इमारत को पहले से बनाकर और हेलीकॉप्टर की मदद से इन चोटियों पर ले जाना पड़ा था। और सच में एल्प्स में मौसम की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है, जहां तापमान 0 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिरने और हवा की गति 124 मील प्रति घंटे चलने की उम्मीद होती है। यह संरचना उस पर आधारित है जिसे इसके निर्माता एक टेम्पररी नींव भी कहते हैं। पर छोटे केबिन से टकराने वाली इन तेज हवाओं की आवाज असल में आप में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं भरती और एल्प्स के लैंडस्लाइड का इतिहास भी हिम्मत नहीं बढ़ाता। माना कि वो दावा करते हैं कि टिन कैन हाउस मौसम के सभी उथल पुथल से निपटने के लिए सुसज्जित है, लेकिन मेरा मतलब है, इसको देखिए जरा, क्या आप तूफानी बर्फीले तूफान में अपनी चीने मरने के लिए इस पर भरोसा करेंगे? और बॉस, इसके अलावा जिस पर ये बना है, अगर वहां की उबड़ खाबड़ जमीन पर आपको ठोकर लगी तो जरा ये अंदाजा लगाओ कि नीचे आपका क्या हाल होगा। शुक्रिया भाई, लेकिन मैं कॉफी पीते हुए शहर में रहना पसंद करूंगा। बिस्तर, नाश्ता और शार्क। 4 सीजन से सेवाएं तक। होटल का मकसद आराम और रिलैक्सेशन प्रदान करना होता है। हालांकि जब कोई होटल दुनिया के सबसे खतरनाक होटल होने की प्रतीक्षा में होता है तो आराम और विश्राम के बारे में तो भूल ही जाओ। 1960 के दशक के दौरान एक तटरक्षक स्टेशन जिसे द फ्राइंग पैन टावर के नाम से जाना जाता था, उत्तरी कैरोलिना के तट से सिर्फ 34 मील दूर बनाया गया। हालांकि इसका उपयोग जहाजों को अटलांटिक में नेविगेट करने की मदद के लिए था, लेकिन जीपीएस की एंट्री ने इसे एकदम बेकार बना दिया। 2004 तक इसको पूरा छोड़ दिया गया। संरक्षित चट्टान के क्षेत्र में स्थित होने का मतलब है कि इसे तोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसे नीलामी के लिए रखा गया, जहां मिस्टर रिचर्ड नील के हाथ ये डील लगी, जिसके पास बहुत से आइडियाज थे। रिचर्ड की मंशा बेकार पड़े संरचना को रिस्टोर करने की थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे धन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस रोमांच चाहने वालों के लिए होटल के रूप में संरचना को फिर से तैयार किया। और मैं आपको बता दूं, इस जगह पर निश्चित रूप से रोमांच की तलाश की जा सकती है। औसत तटीय हवाओं और खतरनाक तापमान के साथ द फ्राइंग पैन टावर का अटलांटिक घर अपने आप में खतरनाक है। इसके अलावा फ्राइंग पैन टावर के आसपास का पानी शार्क के लिए एक लोकप्रिय हैंगआउट
आउट स्थान है, जिसका मतलब है कि आप जॉज फिल्म जैसी स्थिति से केवल एक कदम दूर हैं। जबकि सभी शार्क बुरी नहीं होती, पर सैंड टाइगर शार्क जो इस क्षेत्र को अपना घर कहती हैं, आमतौर पर दुनिया की टॉप 10 सबसे आक्रामक शार्क प्रजातियों में से एक हैं, जिनके रिकॉर्ड मनुष्यों पर 35 अकारण हमले हैं। तो शायद ये वो टाइप नहीं है जिसके साथ आप तैरना चाहें। हालांकि जलवायु और जीव जंतुओं के अलावा ये संरचना भी अपने आप में खतरा है। कथित तौर पर तूफानों और समुद्री स्प्रे की लगातार मार ने टावर को गंभीर रूप से जंग लगाकर कमजोर कर दिया, जिसके चलते इस नॉट सो रोमांटिक स्ट्रक्चर को लगातार रिनोवेशन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बेशक रिचर्ड और उसकी टीम होटल को जितना हो सके उतना सुरक्षित बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखते हुए कि आपको यात्रा करने के लिए कुछ पेपर साइन करने होंगे, तो बॉस आपको दुनिया में सबसे खतरनाक होटल में अपनी अच्छी किस्मत आजमाने के लिए मुझसे ज्यादा ही साहसी बनना पड़ेगा। मदद करो, पृथ्वी मेरा घर निकल गई। फ्लोरिडा द सनशाइन स्टेट 71.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के वार्षिक औसत तापमान के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसने इतना नाम कमाया है। और जब फ्लोरिडा में आमतौर पर धूप रहती है, पर इस राज्य के नीचे गहरा अंधेरा बसता है। सिंक होल्स, ऐसे सिंक होल जो पूरे घर को निगलने में सक्षम है। ये 28 फरवरी 2013 का दिन था और 37 साल का जेफरी बुश सेफनर में अपने घर में बिस्तर पर बैठा था। फिर लगभग रात 11 बजे बिना किसी चेतावनी के एक विशाल सिंक होल ने उसके घर के नीचे की धरती को तोड़ दिया और वे उसे और उसके पूरे कमरे को एक झटके में निगल गया और उसकी मौत हो गई। इसी तरह 2015 में टाम्पा के उत्तर में एक आवासीय क्षेत्र के 5 घर एक 225 फीट चौड़े 50 फीट गहरे पानी से भरे सिंकहोल की चपेट में आ गए। शुक्र है कि इस वाली घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन असलियत यह है कि ये फ्लोरिडा में सिंकहोल इतने प्रचलित हैं कि होम इंश्योरेंस कंपनियों को विनाशकारी ग्राउंड कवर ढहने की पेशकश करने की जरूरत होती है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो सिंकहोल कवरेज। लेकिन असल में इन सिंकहोल का कारण क्या है? फ्लोरिडा मुख्य रूप से चूना पत्थर पर बना है जो वर्षा जल में आसानी से घुल जाता है, खासतौर से उस वर्षा जल में जो ऊपरी मिट्टी से रिसने के बाद एसिडिक हो जाता है। जब चूना पत्थर घुलता है तो ये धीरे धीरे भूमिगत हवाओं का एक विशाल नेटवर्क बनता है, जिसे कास्ट के नाम से जाना जाता है। समय के साथ ये गुफाएं ढह जाएंगी, जो अक्सर भूजल स्तर कम होने के कारण होता है, जिसके चलते ये ट्रेजिक सिंकहोल्स बनते हैं, जैसे कि वो जिसने जेफरी बुश की जान ले ली। हालांकि सबसे डरावना हिस्सा यह है कि उनका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जिसका मतलब है कोई भी फ्लोरिडियन जो भी घर पर आराम से बैठा हो वो सिंकहोल में पूरी तरह से बेखबर है, जो उन्हें अपना शिकार बनाने की ताक में बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि फ्लोरिडा असल में रहने के लिए अनुचित रूप से खतरनाक जगह बनती है और उस पर पागल लोग रहते भी हैं। टॉप ऑफ द रॉक। दोस्तों, जब मैंने टॉप ऑफ द रॉक कहा तो आपको लगा हो कि मैं न्यूयॉर्क शहर के मनोरम दृश्यों की बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो असल में इस कात्शकी पिलर के बारे में बात कर रहा हूँ। पश्चिमी जॉर्जिया के कात्शकी गांव में स्थित कात्शकी पिलर शायद दुनिया के सबसे जोखिम भरे चर्चों में से एक और कथित तौर पर ये ऑर्थोडॉक्स चर्च के भिक्षु मैक्सिमम क्वत्वारादजे का घर है। ये विशाल पिलर नेचुरल चूना पत्थर से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 130 फीट है, लेकिन इसके टॉप पर वो चर्च क्यों है? खैर, 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच इस चर्च को आबादित ईसाई पूजा और आध्यात्मिक रिफ्लेक्शन के लिए एक स्थान के रूप में बनाया गया। अगर आप डरना बंद कर दें तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कैसे कुछ शांतिपूर्ण एकांत वहां पर पाया जा सकता है। पिलर टॉप चर्च में रहने वाले बुजुर्ग भिक्षु मैक्सिमम 20 वर्षों से अधिक समय तक वहां पर रह रहे हैं और वो सप्ताह में केवल 2 बार अपने फॉलोअर्स के साथ जमीनी स्तर पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं। कथित तौर पर वो उन चक्करदार ऊंचाइयों से इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसने चर्च में शामिल होने से पहले एक क्रेन ऑपरेटर के रूप में काम किया था। साथ ही उनका कहना है कि इस तरह वह ईश्वर के करीब महसूस करते हैं। मैं देख सकता हूँ कि वो कहाँ से नीचे आता है। ये सच में असली स्वर्ग जैसा ही दिखता है भाई। फिर भी सिर्फ लोहे की सीढ़ी से 130 फीट की चढ़ाई करना बिल्कुल वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल है और पिलर में इरोजन का खतरा भी है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चूना पत्थर जिसमें कात्शकी पिलर बना हुआ है बारिश के पानी में आसानी से नष्ट हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह संभव है कि एक दिन ये पिलर को ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल दे, जो इस अकेले निवासी को कठिन और तेज तरीके से पृथ्वी पर वापस ले आएगा। आशा करते हैं उसके पास एक पैराशूट मौजूद हो। एक उड़ता हुआ घर। पिक्सर की फिल्में, उनके पास हमेशा असंभव को पूरी तरह से संभव बनाने का एक तरीका होता है। राक्षसों और खिलौनों के ऐसे ब्रह्मांड जो बात कर सकते हैं से लेकर एक पूरे घर तक जो गुब्बारे से यात्रा कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ये सच में संभव हो? मेरा मतलब है गुब्बारे से घर का हवा में तैरना। खैर, अजीब बात यह है कि यह मुमकिन है। हालांकि ये उतना आसान नहीं होगा जितना कि आप कार्ल फ्रेडरिक्सन इसको बताते हैं। मान लीजिए कि आपको बहुत सारे गुब्बारों की आवश्यकता होगी, लेकिन कितने? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हीलियम के गुब्बारे के तैरने की। ये कारण है कि उनका वजन कम होता है, जिस वजह से हवा को डिस्प्लेस कर देते हैं। उसकी तुलना में वो कम घने होते हैं, जो बोयंसी की फिजिक्स का धन्यवाद देते हैं। उनके अपर फोर्स के अधीन होने का कारण बनता है। ये बल गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर जाने वाले बल पर काबू पाने के लिए पर्याप्त होता है, इसलिए वो तैरते रहते हैं। हालांकि किसी घर पर गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने के लिए पर्याप्त फोर्स उत्पन्न करना आसान नहीं होता। इस काल्पनिक परिदृश्य में मान लीजिए कि एक छोटा सा घर है लगभग 1 लाख पाउंड का। एक हीलियम गुब्बारा ऊपर की और पॉइंट फोर्स का अनुभव करता है, जो लगभग 0.067 पाउंड ही उठा सकता है। आवश्यक गुब्बारों की संख्या जानने के लिए हमें बस घर के वजन को एक गुब्बारे पर लगे हुए ऊपर की ओर लगने वाले पॉइंट फोर्स से डिवाइड करना होगा। तो यदि हम संख्याओं की गणना करें तो
ये लो मिल गया भैया। घर को उठाना शुरू करने के लिए आपको लगभग 15 लाख गुब्बारों की जरूरत होगी, कुछ ज्यादा ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्रेजी पार्ट यह है कि 2011 में नेशनल ज्योग्राफिक ने असल में एक ऐसा प्रयोग किया था। उन्होंने घर को उड़ाने का फैसला किया, या जो घर जैसा था, क्योंकि उन्होंने एक छोटे पैमाने का हल्का घर बनाया जो गर्म हवा के गुब्बारे के गोंडोला के जैसा था। उन्होंने बहुत बड़े गुब्बारों का भी उपयोग किया जिन्हें वेदर बलून कहा जाता है, जो हर एक 8 फीट लंबा होता है, और ये विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले मौसम से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से 300 के साथ जो प्रत्येक हीलियम के एक पूरे टैंक से भरा हुआ था। तो वो घर कैलिफोर्निया के हाई डेजर्ट में 2 लोगों के साथ 1 घंटे की यात्रा पर निकल पड़ा। अब इससे पहले कि आप 10 लाख गुब्बारों के लिए वॉलमार्ट पर टूट पड़े, तो सुनिए, नेशनल ज्योग्राफिक का प्रयोग बहुत ही नियंत्रित और सिंपल परिस्थिति में हुआ था, और एक पूरे बड़े घर को सिर्फ गुब्बारों की मदद से उड़ाने का प्लान जानलेवा हो सकता है। भाई, जहाज, इमारतों, पानी के निकायों, गुब्बारे फूटने का खतरा और उचित स्टीयरिंग के किसी भी साधन की कमी के बीच ये देखना बहुत ही स्पष्ट है कि पिक्चर के बाहर हम लोगों के लिए मजेदार दिखने वाले घर की स्थिति बहुत अच्छी तरह से काम क्यों नहीं करेगी। तो क्या फिल्म का वो गुब्बारा घर संभव है? थोड़ा हिसाब लगाऊं तो हाँ। फिर क्या किसी को इसे आजमाने का जोखिम उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्री हाउस जापान के नागानो चीनो में 29 वर्ग फीट का एक छोटा सा ट्री हाउस है, जो कि 2 शाहबलूत के पेड़ों के बीच में स्थित है, जिसे धांसू दृश्य के साथ चाय की चुस्कियों के लिए बनाया गया है। एक ऐसे नाम से जाना जाता है जिसका मतलब है बहुत ऊंचा चाय का घर। ताकासुगी एन चाय का एक ऐसा घर है जिसे जापानी वास्तुकार टेसनोबु फुजीमोरी द्वारा डिजाइन किया गया है। ये अपने अजीब डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो अक्सर प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करते हैं और पारंपरिक तकनीक को नहीं अपनाते। ताकासुगी एन ट्री हाउस कोई एक्सेप्शन नहीं है, हालांकि ये ढुलमुल चाय खाना संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। दरअसल 2010 में टाइम मैगजीन ने इसे पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक इमारतों में से एक बताया था, ये देखते हुए कि केवल 2 टहनी वाले पेड़ों द्वारा समर्थित है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा मतलब है, जरा विचार करें कि तूफानी मौसम में पेड़ कितने आसानी से गिर जाते हैं, और ताकासुगी के जापान में स्थित होने से ये चीजों को और ज्यादा जोखिम भरा बना देता है। जापान को दुनिया में एक्सट्रीम मौसम की घटनाओं के सबसे अधिक प्रभावित होने वाले चौथे देश के रूप में स्थापित कर दिया गया है। बेशक उन मौसम की घटनाओं में भूकंप भी शामिल है, जो चाय घर को हिरन की तरह हिला सकते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ताकासुगी की चाय उगलने में कुछ ही समय लगता है। इसी तरह न्यू गिनी में कोरोवाई जनजाति के ट्री हाउस भी खतरनाक है, चूंकि ये घर ज्यादातर शाखाओं से बने होते हैं और हवा में 114 फीट तक ऊंचे होते हैं। ऐसा लगता है कि तूफान का एक हल्का इशारा भी इन घरों को नष्ट कर सकता है। हालांकि ये देखते हुए कि 1970 के दशक तक कोरोवाई लोग बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से अलग थलग थे, और तब से उन्होंने अभी भी बड़ी मात्रा में खासा संपर्क नहीं किया है, तो उनके ट्री हाउस की संभावित घातकता बिल्कुल भी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं हुई है। लेकिन कथित तौर पर उनकी क्लाइंबिंग की शानदार स्किल्स के बावजूद ये कल्पना मुश्किल है कि बुजुर्ग कोरोवाई जनजाति के सदस्यों की चढ़ाई बहुत जोखिम भरी हो जाएगी। मेरा मतलब है, मुझे वहाँ वो सामान बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा जो मेरी दादी अपने घर की सीढ़ियों के लिए इस्तेमाल करती हैं। आपको दिखा गया? तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आप किस घर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।